हेलो फ्रेंड्स, श्रम निरीक्षक की परीक्षा के लिए हम श्रम कानूनों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आज हम इसके अगले कानून के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो अधिनियम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये जो अधिनियम है इसका निर्माण कराया गया है ताकि प्रत्येक श्रमिक के लिए उसके श्रम के अकॉर्डिंग या श्रम के लायक जो न्यूनतम मजदूरी है वो हर एक श्रमिक को प्राप्त हो। तो इसके लिए सरकार ने अधिनियम बनाया है जिसे बोला जाता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कुछ नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करना। ठीक है, अब हम सीधे धाराओं पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने डिस्कशन किया था आपसे कि किसी भी अधिनियम में धारा 1 जो होती है वो उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार, वो कब वो लागू किया गया है ये होता है। तो इस अधिनियम का भी धारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम दिया गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इसका विस्तार जो है वो समस्त भारत में है और ये लागू कब हुआ है? 15 मार्च 1948 से पूरे भारत में इसे लागू किया गया है। अब हम आते हैं इसमें धाराएं। तो इसमें कुल 31 धाराएं और एक अनुसूची लिखी गई है। अब धारा 2 जो है वो परिभाषाएं होती है। तो इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हम उनके बारे में देखेंगे। तो धारा 2 के क में कुमार को परिभाषित किया गया है। धारा 2 के क में लिखा गया है कि कुमार कौन होंगे। तो देखिए कुमार कौन होंगे, तो ऐसे लोग जिनकी आयु 14 वर्ष पूर्ण हो चुकी है लेकिन 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के जो आयु वर्ग के लोग होंगे उन्हें कुमार कहा जाएगा। अब 2 के क में वयस्क को परिभाषित किया गया है। तो इस अधिनियम के अनुसार वयस्क वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। ठीक है, अब धारा 2 के ख में समुचित सरकार से क्या तात्पर्य है इसे परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में जब हम आगे पढ़ेंगे तो कई बार हमें ये शब्द समुचित सरकार सुनने को मिलेगा कि समुचित सरकार द्वारा ये नियम बनाए जाएंगे या इस चीज की शक्ति समुचित सरकार के पास है। तो वो समुचित सरकार कौन होंगे इसे धारा 2 के ख में परिभाषित किया गया है। अब हम आते हैं धारा 2 के ख में बालक को परिभाषित किया गया है। बालक को कि बालक किन्हें कहा जाएगा, तो वे आयु वर्ग के लोग जिन्होंने अपने 14 वर्ष पूर्ण नहीं किया है वो बालक कहलाएंगे। तो अगर हम हायरार्की में देखें तो बालक, कुमार, फिर वयस्क। बालक कौन होंगे? जो 14 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। कुमार कौन होंगे? 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के लोग। और वयस्क कौन होंगे? तो वो लोग जिन्होंने अपने जीवन के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो ये परिभाषाएं दी गई है। फिर 2 के अंगा में नियोजक को परिभाषित किया गया है कि नियोजक कौन होंगे, तो जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर एक या अधिक कर्मचारी को नियुक्त करता है। तो नियोजक कौन हुए? मतलब ऐसे लोग या ऐसे संस्थान जो मजदूरों को अपने यहाँ पे काम पे रखते हैं और उस काम के एवज में उन्हें मजदूरी देते हैं, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा मजदूरों को रखे। तो वो जो लोग या संस्थान जो है उसे नियोजक कहा जाएगा और नियोजक को परिभाषित किया गया है धारा 2 के अंग में। ठीक है, अब धारा 2 के ज में बताया गया है कि मजदूरी क्या होती है। मजदूरी को धारा 2 के ज में परिभाषित किया गया है। देखिए ये सेक्शंस इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ मैच द कॉलम में ये चीज आ जाए कि साइड में आपके धाराओं की संख्या लिखी जाए और उसके बगल में उसमें क्या दिया है लिखा जाए और आपको मैच करने के लिए बोला जाए, या फिर 2 कथन दिया जाए और फिर वो सही है गलत है। इस टाइप के क्वेश्चंस कई तरीके से इसमें बन सकते हैं। तो इसलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके परिभाषाएं हैं उसको हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है। अब हम देखते हैं कि मजदूरी की परिभाषा धारा 2 के ज में लिखी गई थी। तो मजदूरी में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? तो मजदूरी के अंदर शामिल होगी सभी प्रकार की पारिश्रमिक और दूसरा गृह भातक भत्ता जो है वो मजदूरी में शामिल किया गया है। अब वो कौन सी चीजें होंगी जो मजदूरी में शामिल नहीं किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मजदूरी देता है तो उस मजदूरी के अंदर कौन सी चीजों को शामिल नहीं करेगा, तो वो होंगे गृहवास सुविधा, रोशनी, जल और चिकित्सा के प्रदायिका। इन्हें मजदूरी में शामिल नहीं किया गया है। दूसरा,
सरकार के आदेश से अधिक किसी सुख सुविधा या सेवा का संदाय को मजदूरी में शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरा, यात्रा भत्ता या यात्रा रियायत का मूल्य, रियायत मतलब होता है छूट, तो यात्रा भत्ता या यात्रा भत्ते में छूट को मजदूरी में शामिल नहीं किया जाएगा। चौथा, कोई विशेष व्यय या भुगतान, और पांचवा, सेवा समाप्ति पर संदाय मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी उनको देय राशि होगी वो भी मजदूरी में शामिल नहीं किया गया है। अब हम आते हैं धारा 2 के झ में। तो धारा 2 के झ में लिखा गया है कर्मचारी कौन होते हैं। तो इसमें कर्मचारी को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति कर्मचारी कहलाएंगे जो अनुसूचित नियोजन के न्यूनतम मजदूरी को प्राप्त करते हैं। मतलब जो नियोजक है वो जिस प्रकार से लोगों को नियोजित करते हैं, तो नियोजित तरीके से न्यूनतम मजदूरी जो व्यक्ति प्राप्त करते हैं वो कर्मचारी कहलाएंगे। दूसरा, कुशल या अकुशल कर्मकार जो होंगे वो कर्मचारी कहलाएंगे। तीसरा, शारीरिक या लिपिकीय कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति, ठीक है, फिजिकल वर्क अगर कोई व्यक्ति किसी के अंडर कर रहा है या किसी के लिए कर रहा है या फिर लिपिकीय कार्य कर रहा है तो उसे कर्मचारी कहा जाएगा। चौथा, बाह्य कर्मकार। पांचवा, ऐसे कर्मचारी जिसे समुचित सरकार ने कर्मचारी घोषित किया है वो व्यक्ति जो है वो कर्मचारी कहलाएंगे। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो सशस्त्र बल के सदस्य होते हैं उन्हें कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। सशस्त्र बल के सदस्य कर्मचारी नहीं कहलाएंगे। तो हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन है जिन्हें कर्मचारी नहीं कहा जाएगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं धारा 3 में। अभी तक हमने धारा 2 देखी, भिन्न भिन्न परिभाषाएं की, क्या क्या कौन कौन होता है। अब हम आते हैं धारा 3 में। धारा 3 में लिखा गया है कि मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत किया जाना, कि किसी भी नियोजन के लिए या कर्मचारियों को देने के लिए मजदूरी की दर कैसे नियत की जाती है, तो वो दिया है धारा 3 में। तो इसे कौन नियत करेगी, तो इसे समुचित सरकार जो है वो नियत करेगी कि मजदूरी की न्यूनतम दर क्या होगी। दूसरा, ऐसी दर संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए नियत की जाएगी। तो मजदूरी की जो दर है वो समुचित सरकार के द्वारा या तो संपूर्ण राज्य में लागू होगी या संपूर्ण राज्य के किसी एक भाग के लिए समुचित सरकार के द्वारा नियत की जाएगी। तीसरा, ऐसी दरों को 5 वर्ष के भीतर पुनरीक्षित किया जाएगा। पुनरीक्षित का मतलब होता है रिवाइज्ड करना। क्या होता है कि समय के साथ जैसा कि हम देखते हैं कि वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य बढ़ता जाता है, तो इसीलिए माना जाता है कि एक टाइम पे जो पेमेंट हम मजदूरों को दे रहे हैं वो कुछ सालों के बाद उनके लिए सफिशिएंट नहीं होगी। तो इसीलिए उनको अपने जीवन यापन में समस्या न हो, इसके लिए हर 5 साल में इनकी न्यूनतम मजदूरी दर को रिवाइज्ड किया जाता है ताकि उनका जीवन आसानी से चल जाए। इसके बाद पॉइंट है कि किसी राज्य में अनुसूचित नियोजन में लगे कर्मचारियों की संख्या यदि 1000 से कम है तो ऐसे राज्यों में न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित नहीं की जाएगी। मतलब ये कि अगर कोई राज्य है जहाँ पे नियोजित कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम है तो वहां पे न्यूनतम मजदूरी दर लागू नहीं होगी। वहां पे जो नियोजक है वो अपने अनुसार या जो भी वहां पे नियम होगा उसके अनुसार उनको मजदूरी प्रदान करेगा। अब देखते हैं कि न्यूनतम मजदूरी की न्यूनतम दरें जो है वो किस पर डिपेंडेंट होंगी। तो मजदूरी की न्यूनतम दरें जो है वो घंटे, दिन, मास के हिसाब से या अन्य दीर्घकाल मजदूरी कालावधि के हिसाब से तय की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम कितनी मजदूरी देनी है इसके लिए हमें ये देखना होगा कि वो व्यक्ति कितने घंटे या कितने दिन या कितने माह या अधिकतम दीर्घकालिक कितनी अवधि के लिए कार्य कर रहा है, तो इस पे बेस्ड हम उसकी न्यूनतम मजदूरी दर डिसाइड करेंगे। तो ये थी हमारी धारा 3। अब हम आते हैं धारा 4 में। धारा 4 में लिखा गया है कि मजदूरी की न्यूनतम दर के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, फिर धारा 5 है न्यूनतम मजदूरी नियत करने और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया के लिए सरकार समितियां और उप समितियों की नियुक्ति करेगी। ठीक है, सरकार क्या करेगी, कुछ समितियों और उप समितियों की नियुक्ति करेगी जो न्यूनतम मजदूरी दर को डिसाइड करेगी। अब धारा 6 है सलाहकार समितियां और उप समितियां। तो ये क्या है सलाहकार समिति और उप समितियां, तो इसे न्यूनतम मजदूरी संशोधन अधिनियम
57 की धारा 5 के द्वारा निरासित कर दिया गया है। निरासित का मतलब होता है त्याग दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है। तो इस एक संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है, धारा 6 को। अब हम आते हैं धारा 7 में, सलाहकार बोर्ड। ठीक है, अब इसकी जगह पे धारा 7 में हम लेके आए हैं सलाहकार बोर्ड की। इसके सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति कौन करता है? समुचित सरकार के द्वारा होती है। और ये क्या है? तो धारा 5 के अधीन नियुक्त की गई समितियों और उप समितियों के काम को समन्वित करने और न्यूनतम मजदूरी दरों को नियत और पुनरीक्षित करने के विषय में समुचित सरकार को सलाह देने के प्रयोजन से। अब क्योंकि सलाहकार समितियों और उप समितियों के संबंध में जो धारा है उसका लोप कर दिया गया है, तो अब सरकार के लिए एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? जो भी समुचित सरकार होगी वो सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करेगी। अब देखिए, सलाहकार बोर्ड जैसे कि हमको नाम से समझ में आता है कि सलाहकार बोर्ड का कार्य क्या होगा, तो इसका सबसे पहला कार्य होगा कि जो समितियां और उप समितियां हैं उनको वो सलाह देंगी न्यूनतम मजदूरी दर के संबंध में, और दूसरा न्यूनतम मजदूरी दर को डिसाइड करने, उसको पुनरीक्षित करने के संबंध में जो भी कार्यकलाप होगा उसका वो निरीक्षण करेगी। अब हम आते हैं धारा 8 में। धारा 8 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के बारे में बताया गया है। धारा 7 में सलाहकार बोर्ड के बारे में और धारा 8 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के बारे में बताया गया है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। तो देखते हैं चलिए कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के क्या कार्य हैं। तो इसका कार्य है कि केंद्रीय और राज्य सरकार को अधिनियम के संबंध में सलाह देना, और इसका दूसरा कार्य है कि सलाहकार बोर्डों के काम को समन्वित करना, मैनेज करना, इसका दूसरा काम है। अब हम आते हैं धारा 9 में कि समितियों इत्यादि की संरचना के संबंधित प्रावधान। ये जो समितियां, उप समितियां, सलाहकार बोर्ड और ये सारी चीजें हैं, तो उनकी संरचना कैसे होगी इसके बारे में धारा 9 में बताया गया है। अब आते हैं धारा 10 में। तो धारा 10 में बताया गया है कि गलतियों का शुद्ध किया जाना, कि यदि इस आदेश में कोई लिखित त्रुटि या गणितीय त्रुटि प्राप्त होती है तो उसको शुद्ध करने का अधिकार किसके पास है? समुचित सरकार के पास है, कि वो क्या करेगी? शासकीय राज्यपत्र में इसे नोटिफाई करके ये जो गलतियां हैं उनको शुद्ध करेगी। अब हम आते हैं धारा 11 में, जिसमें लिखा है कि वस्तु रूप में मजदूरी, मतलब कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसे मजदूरी किस रूप में दी जाएगी। क्योंकि हम देखते थे कि पहले मजदूरी के रूप में लोग या तो वस्तुएं दे देते थे या उनका कोई छोटा मोटा कार्य कर देते थे, या एक अनियत तरीके से मजदूरी दी जाती थी जो उतनी फ्रूटफुल नहीं होती थी या उतनी यूजफुल नहीं होती थी। तो इसीलिए इस अधिनियम में क्या कर दिया गया है कि मजदूरी किस रूप में एक मजदूर को दी जाएगी, इसके बारे में भी लिखा गया है। तो देखते हैं कि मजदूरी किस रूप में दी जाएगी। तो संदेह न्यूनतम मजदूरी नकद दी जाएगी, कैश में दी जाएगी। दूसरा, मजदूरी पूर्णतः या भागतः वस्तु रूप में दिया जाना है, और यह समुचित सरकार शासकीय राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कर सकती है कि जो मजदूरी है वो या तो पूर्णतः या तो भागतः, लेकिन वस्तु के रूप में ही दी जाएगी। और इस बात को इंश्योर कौन करेगा? तो जो समुचित सरकार होगा वो इस बात को इंश्योर करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम धारा 12 में। धारा 12 में लिखा गया है कि मजदूरी की न्यूनतम दरों का संतय, कि मजदूरी की जो न्यूनतम दरें हैं उसको किस वे में हम उनका पेमेंट करेंगे। तो नियोजक समय के भीतर व शर्तों के अधीन संदत्त करेगा। संदत्त का मतलब होता है प्रदान करना, कि जो नियोजक है वो इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम है उसके अंतर्गत जो कर्मचारी है उसकी मजदूरी को देगा। ठीक है, अब हम आते हैं धारा 13 में। धारा 13 में लिखा गया है कि प्रसामान्य कार्य दिवस के लिए घंटे नियत करना समुचित सरकार के द्वारा। मतलब कि प्रसामान्य का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, जो नॉर्मल वर्क है उसके लिए घंटे डिसाइड करेंगे। घंटे मतलब कि कोई भी मजदूर एक सामान्य कार्य को एक दिन में कितनी अवधि में करेगा, इसका निश्चय कौन करेगा? समुचित सरकार करेगी। ये लिखा हुआ है धारा 13 में। अब हम आते हैं धारा 14 में। धारा 14 में है अतिकाल। अतिकाल का मतलब होता है ओवर टाइम। ठीक है, कि यदि किसी मजदूर से ओवर टाइम कराया गया है तो उसका पेमेंट कैसा होगा। तो धारा 14 के अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई मजदूर
अतिकाल करता है या ओवर टाइम करता है, तो वो जितनी देर या जितने घंटे ओवर टाइम करता है उतनी देर में उसके द्वारा किया गया जो कार्य है उसकी जितनी न्यूनतम मजदूरी डिसाइडेड होती है वो उसको सामान्य मजदूरी के अलावा एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाएगी नियोजक के द्वारा। ये लिखा गया है धारा 14 में। अब हम आते हैं धारा 15 में। धारा 15 में लिखा गया है कि ऐसे कर्मकार की मजदूरी जो सामान्य कार्य दिवस में काम करता है तो निम्नांकित परिस्थितियों के अलावा वह उस दिन के काम के बाबत पूर्ण मजदूरी प्राप्त करेगा। मतलब ये कि धारा 15 में कुछ ऐसे कंडीशंस लिखे गए हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिनमें किसी एक कर्मचारी को सामान्य कार्य दिवस में कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो कौन कौन से कंडीशंस होंगे जिसमें न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाएगी। तो पहला, ऐसी दशा में जिसमें काम करने में उसकी असफलता उसके रजामंद न होने के कारण कारित हुई है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो कई बार ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन अगर हम विलिंगली वो काम करते हैं और कुछ कारणों से वो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक नियोजक ये देखता है कि एक मजदूर वो काम को करना ही नहीं चाह रहा था और इसीलिए वो काम जो है वो गलत हो गया या असफल हो गया, तो इस कंडीशन में उसे उसकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगी। दूसरा कंडीशन है कि अन्य ऐसी दशाओं और परिस्थितियों में, जैसा कि विहित किया जाए कि इसके अलावा और हो सकता है कि कुछ कुछ कंडीशंस अगर सामने आती है तो उस कंडीशन में भी उसे उसकी न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाएगी। तो ये थी हमारी धारा 15। अब हम आते हैं धारा 16 में कि धारा 16 में लिखा गया है कि 2 या अधिक वर्गों के काम के लिए मजदूरी। ठीक है, तो धारा 16 में ये कंडीशन है कि यदि कोई मजदूर है जो 2 अलग अलग कार्य जो है वो परफॉर्म कर रहा है अलग अलग समय में, तो इस कंडीशन में उसको क्या किया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी। ऐसा नहीं कि उसको एक काम के अकॉर्डिंग या क्योंकि तुमने इतने घंटे ही काम किया है इसलिए मजदूरी दी जाएगी। वो पर्टिकुलर एक काम के जितने घंटे कार्य करेगा उस घंटे के हिसाब से उस कार्य के लिए जो न्यूनतम मजदूरी डिसाइड की जाएगी वो दोनों काम के उसको अलग अलग न्यूनतम मजदूरी प्रोवाइड की जाएगी। ये लिखा हुआ है धारा 16 में। अब हम आते हैं धारा 17 में कि मात्रानुपाती काम के लिए न्यूनतम कालानुपाती दर। ठीक है, कि कितने मात्रा में कार्य करने पर किस घंटे के हिसाब से उसको मजदूरी दी जाएगी। मतलब धारा 17 में सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि इस अमाउंट में जो भी कार्य होगा उसके लिए जितने घंटे वो कार्य चलेगा तो घंटे के हिसाब से या समय के हिसाब से उसको उसकी मजदूरी दर जो है वो दी जाएगी। धारा 18 है कि रजिस्टरों और अभिलेखों का रखा जाना। तो ये तो हमने पिछले भी अधिनियमों में पढ़ा है कि जो भी नियोजक है उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो मजदूर से संबंधित रजिस्टर और अभिलेख का रिकॉर्ड रखे। और उस अभिलेखों और रजिस्टरों में क्या होगा, तो मजदूर कब से काम में लगा है, उसने कितना काम किया है, उसकी न्यूनतम मजदूरी कितनी है, कितनी मजदूरी उसको दे दी गई है, उसका कितनी मजदूरी काटी गई है, कितने जुर्माने लगाए गए हैं। तो मजदूर से संबंधित ये सारे जो अभिलेख हैं वो एक नियोजक के पास संरक्षित रहने चाहिए। अब हम आते हैं धारा 19 में। तो इस अधिनियम के धारा 19 में निरीक्षक के बारे में बताया गया है। तो निरीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, समुचित सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और इनकी नियुक्ति जो है वो हो जाएगी तो जो निरीक्षक है वो भारतीय दंड संहिता 1807 के अनुसार लोक सेवक समझा जाएगा। ठीक है, तो धारा 19 में निरीक्षक के बारे में बताया गया है कि उसकी नियुक्ति कैसी होगी और वो क्या समझा जाएगा। अब हम आते हैं धारा 20 में। तो धारा 20 में मजदूरी के दावे और उसका निश्चय करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मजदूरी के दावे का मतलब ये है कि जैसा कि हम देखते हैं कि एक मजदूर जो है वो अगर किसी नियोजन में कार्य कर रहा है और कार्य करने के दौरान उसके पेमेंट रिलेटेड कोई इश्यूज आ जाते हैं या और भी फर्दर इश्यूज आते हैं, तो उन इश्यूज के लिए मजदूर क्या कर सकता है, दावे प्रस्तुत कर सकता है। तो उन दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति जो है वो समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। अब ये प्राधिकारी कौन होंगे या किनका सिलेक्शन जो है या नियुक्ति जो है वो समुचित सरकार एक प्राधिकारी के रूप में करेगी। तो वो कौन होंगे, कर्मकार प्रतिकार आयुक्त हो सकते हैं या फिर
केंद्रीय सरकार का कोई ऑफिसर हो सकता है, या फिर प्रदेश के लिए कोई श्रम आयुक्त हो सकता है, या ऐसे ऑफिसर जो श्रम आयुक्त के पद से निम्न न हो, मतलब कि या तो वो ऑफिसर श्रम आयुक्त के पद के बराबर के पद का होना चाहिए या फिर उसके ऊपर के पद का होना चाहिए। सिविल न्यायालय का न्यायाधीश या फिर सांबलिक मजिस्ट्रेट, सांबलिक का मतलब होता है सहायक, तो जो सहायक मजिस्ट्रेट होते हैं वो प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं धारा 21 में कि कितने ही कर्मचारियों के बारे में एक ही आवेदन। तो धारा 21 का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि एक नियोजन में काम करते हुए अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि कोई एक समस्या है जिसके बारे में अलग अलग सेक्शंस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो अपना अलग अलग दावा पेश करते हैं, तो उन सारे दावों को एक ही आवेदन समझा जाएगा और उसके अनुकूल उसका समाधान दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है धारा 21 में। अब हम आते हैं धारा 22 में कि कतिपय अपराधों के लिए शास्तियां, कि कुछ अपराध अगर हो जाते हैं तो उनके लिए शास्तियों का मतलब होता है दंड। तो कुछ अपराध अगर हमारे सामने आते हैं तो उनके लिए क्या दंड इस अधिनियम में निर्धारित किया गया है, ये बताया गया है धारा 22 में। तो इस तरफ हमारे अपराध लिखे हुए हैं और यहाँ पे उसके अनुकूल दंड है। पहला अपराध है नियत मजदूरी से कम मजदूरी या धारा 13 के अधिनियमों का उल्लंघन। तो अगर ये अपराध है तो इसके लिए 6 माह का कारावास या फिर 500 रुपए का दंड और या फिर दोनों, ये दंड जो है वो दिया जाएगा। धारा 22 के क में लिखा गया है कि अधिनियम का उल्लंघन जिसके शास्ति का प्रावधान नहीं है, मतलब कि अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है लेकिन किसी कारणवश उससे संबंधित दंड अगर इस अधिनियम में नहीं लिखा गया है तो उस कंडीशन में उसे 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। धारा 22 के ग में लिखा गया है कि कंपनी द्वारा किए गए प्रावधान, ये ऊपर के जो प्रावधान है वो तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए है कि अगर वो जो अपराध है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म किया गया है, लेकिन अगर वही अपराध जो है वो किसी कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया है तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसे नियोजक मानकर अनुकूल दंड जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी धारा 22 थी। अब हम आते हैं धारा 23 में कि कतिपय मामलों में दायित्व से नियोजक को छूट। ठीक है, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें नियोजक को दंड नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस जो है वो लिखी गई है कि यदि नियोजक न्यायालय के सामने साबित कर देता है कि उसने इस अधिनियम के नियोजन के लिए या फिर इस अधिनियम के निष्पादन करने के लिए पूरी तत्परता बरती है, उसने पूरा प्रयास किया है कि उसके संस्थान में जो अधिनियम है वो लागू हो जाए, तो इस कंडीशन में उसे सजा नहीं मिलेगी। और दूसरा जो है, अगर हम ये देखते हैं कि जो अपराध है वो एक्चुअली उनके द्वारा नहीं परफॉर्म किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति के कारण हुआ है, तो इस कंडीशन पे जो मुख्य नियोजक है उसको नहीं बल्कि वो जो व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, उसको नियोजक मानकर जो भी दंड है वो उस व्यक्ति पे लागू होगा। अब हम आते हैं धारा 24 में कि वादों का वर्णन। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखा गया है कि कोई भी न्यायालय किन दशाओं में मजदूरी की वसूली के लिए किसी वाद को ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, कि कोई भी न्यायालय जो है वो कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिनमें वादों को ग्रहण नहीं करेगा, इसको एक्सप्लेन किया गया है धारा 24 में। और इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि यदि कोई वाद जो है उसके बारे में पहले से निर्णय दे दिया गया है या फिर उसका समाधान हो चुका है और उससे संबंधित सेम जो वादे हैं वो हमें बाद में प्राप्त होते हैं, तो इस कंडीशन में न्यायालय जो है वो उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। ये थी हमारी धारा 24। अब हम आते हैं धारा 25 में, संविदा द्वारा त्याग। ठीक है, तो धारा 25 में ये लिखा है कि कोई संविदा या करार जिसके द्वारा कोई कर्मचारी मजदूरी की न्यूनतम दर या अधिनियम के अधीन किसी विशेषाधिकार का त्याग करता है, तो संविदा वहां तक बातिल होगी जहां तक इस अधिनियम के अधीन नियत मजदूरी की न्यूनतम दर घटाने के लिए तत्परदित है। यहाँ पे बातिल का मतलब होता है शून्य। ठीक है, तो इस अधिनियम को अगर हम सरल करके बात करें तो ये है कि यदि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात कोई ऐसी संविदा या करार होती है जिसके द्वारा हम देखते हैं कि इस अधिनियम में जो उल्लेखित बातें हैं उनका
वो विरोधाभासी है इस अधिनियम से। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उस संविदा या उस करार के उस सेक्शन को शून्य मान लिया जाएगा जिसके द्वारा इस अधिनियम में जो परिभाषित धाराएं हैं या जो अधिकार है वो उस मजदूर से छीन लिया जाता है। तो उस करार के उतने सेक्शंस को हम शून्य मान लेंगे। तो इस धारा का सीधा सीधा मतलब ये है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, ये इस अधिनियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चाहे वो कोई भी करार हो या संविदा हो जो इस अधिनियम का उल्लंघन करती है तो उसे शून्य मान लिया जाएगा। अब हम आते हैं धारा 26 में कि छूट और अपवाद। ठीक है, तो इस अधिनियम से संबंधित यदि कोई छूट है या कोई अपवाद है तो उसके निर्धारण कौन करेगा? समुचित सरकार करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं धारा 27 में जिसमें लिखा गया है कि अनुसूची के किसी भाग में किसी नियोजन को जोड़ने की शक्ति, ठीक है, इस अधिनियम की जो अनुसूची है उसके किसी भाग में अगर कोई चीज हमें जोड़नी है तो उसकी शक्ति किसके पास है? समुचित सरकार के पास है। अब हम आते हैं धारा 28 में जिसमें लिखा गया है कि केंद्रीय सरकार की निर्देश देने की शक्ति। तो केंद्रीय सरकार के पास ये शक्ति है कि वो राज्य सरकार को निर्देश देके इस अधिनियम के पालन के लिए उसे प्रेरित कर सके। अब हम आते हैं धारा 29 में। धारा 29 में लिखा गया है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के लिए नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के बारे में हमने पिछली धारा में पढ़ा है तो उससे संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और ये शक्ति और ये जो नियम है वो किन आधार पर बनाए जाएंगे? तो बोर्ड के सदस्यों की पदावधि के लिए, संचालन के लिए, मतदान पद्धति, सदस्य, ये सब चीजों के लिए केंद्र सरकार जो है वो नियम बना सकता है। और हम आते हैं धारा 30 में। धारा 30 में लिखा गया है कि समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति, कि वो कौन कौन से एरिया है जिनमें समुचित सरकार जो है उसके पास नियम बनाने की शक्ति है, ये लिखा हुआ है धारा 30 में। तो इस प्रकार से हमने पूरी 30 धाराएं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पूरी कर ली गई है और यहाँ पे ये अधिनियम जो है वो समाप्त होता है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।